वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद मयंक। तो आज चलिए हम एक बेहतरीन टॉपिक के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और उस टॉपिक का नाम है नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र। नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र हम चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का। ये मेरा पार्ट 4 है और पार्ट 3 इससे पहले मैं करा चुका हूँ। अगर आपको पार्ट 4 और 3 के बारे में जानना है तो ऊपर अभी एक डिस्क्रिप्शन लिंक आएगा, तो आप इस लिंक पर टच करके पार्ट 2 पर और 3 पर पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ पर जा सकते हैं। तो चलिए आज हम बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और उन टॉपिक के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आ जाइए, चलिए उन टॉपिकों को जानते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अच्छी वीडियो मिलती रहेगी और आपके ज्ञान वर्धन होता रहेगा। तो चलिए आ जाइए, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम नेपाल के राजतंत्र और लोकतंत्र के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आ जाइए, नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र को समझने की कोशिश। नेपाल का अतीत में अगर बात करें तो हिंदू राजा था। फिर आधुनिक काल में कई सालों में यहाँ तक संवैधानिक राजतंत्र रहा। संवैधानिक राजतंत्र का दौर नेपाल में राजनीतिक पार्टियों और आम जनता में खुले और उत्तरदायी शासन की आवाज़ उठते रहे। राजतंत्र था, लेकिन तभी भी जनता बीच बीच में सवाल उठाती थी और उन्हें एक लोकतंत्र चाहिए था, अर्थात वहाँ राजा का शासन को हटाकर वहाँ पर व्यक्तियों का शासन चाहिए। लेकिन राजा ने सेना की सहायता से हर बार ऐसे ऐसे जो आंदोलन उठते थे उन पर नियंत्रण पा लिया और नेपाल में लोकतंत्र की राह अवरुद्ध हो गई। इसी प्रकार से नेपाल में जितनी बार आवाज़ उठती थी उसकी आवाज़ क्या हो जाती थी, अवरुद्ध हो जाती थी। एक मजबूत लोकतंत्र के समर्थक आंदोलन की चपेट में आकर राजा ने 1990 में बहुत ज़्यादा आंदोलन होने लगे, तो आंदोलन से राजा वहाँ के डर गए और डर गए तो 1990 में राजा ने क्या किया पता है? नेपाल के राजा ने क्या किया, एक संविधान सभा की मांग मान ली कि ठीक है, आप संविधान सभा ही चाहते हैं ना, सबको अधिकार मिले, आप चाहते हैं तो ठीक है, एक काम करिए, आप संविधान बना लीजिए। लेकिन नेपाल में लोकतांत्रिक सरकारों का कार्यकाल बहुत छोटा और समस्याओं से भरा रहा। लोकतांत्रिक कार्यकाल जो 1990 में राजा ने कहा कि आप संविधान बना लीजिए, उसमें लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन लोकतांत्रिक जो कार्यकाल रहा ना सरकारों का, वो बड़ा उठक पटक से भरा रहा। 1990 के दशक में नेपाल में माओवादी नेपाल के अनेक हिस्सों में अपना प्रभाव जमाने में कामयाब हुए। अब ये माओवादी राजा और सत्ताधारी अभिजन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करना चाहते थे। अब ये माओवादी कौन थे? माओवादी लोग वो व्यक्ति थे जो यहाँ पर लोकतंत्र का समर्थन करते थे। क्या करते थे? लोकतंत्र का समर्थन करते थे। अब वो उनका मानना ये था कि हर परेशानी की जड़ राजा ही होता है, तो उसे राजा को समाप्त करके यहाँ क्या कर रहे हो, सत्ताधारी अभियान के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करना चाहते थे। इसी वजह से राजा की सेना और माओवादी गोरिल्लाओं के बीच हिंसक लड़ाई होती रहती थी। आए बीच इन दोनों में हिंसक लड़ाई होती रहती थी और कुछ समय तक राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थक और माओवादियों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। देखो, माओवादी अपने राज सत्ता का विरोध कर रहे थे, कुछ लोग थे जो लोकतंत्र को स्थापित करना चाहते थे, वो अलग थे, और राजा थे। इन तीनों के बीच आपस में क्या चलता, विवाद चलता रहता। लोकतंत्र समर्थक अलग, राजा अलग और माओवादी अलग। ये त्रिकोणीय श्रृंखला कहाँ चलती थी? ये त्रिकोणीय श्रृंखला वहाँ पर समझो, श्रृंखला ये एक प्रकार से त्रिकोणीय मैच जो होता था, कह सकते हैं आप, तो वो कहाँ चलता था? वो आपका नेपाल में चला जाता था। अब 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया। राजा ने कहा ये जो 1990 में मैंने जो संवैधानिक अधिकार दिए सब फर्जी है, बकवास हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, खाली आप लोग राजा को मारने के प्लान में हैं। तो 2002 में उसने अपनी पावर का यूज़ करके क्या किया, यहाँ पे लोकतांत्रिक संसद को भंग कर दिया, और भंग कर दिया तो वहाँ की सरकार गिर गई। और इसी तरह से नेपाल में जो थोड़ा बहुत लोकतंत्र था उसे राजा ने खत्म कर दिया। और राजा ने जो लोकतंत्र को ख़त्म किया तो अप्रैल 2006 में यह देशव्यापी लोकतंत्र समर्थन प्रदर्शन हुए। अप्रैल 2006 में, तो इस समय राजा ज्ञानेंद्र थे, आई थिंक सो राजा ज्ञानेंद्र थे। तो इन्हों के देखा कि अब देशव्यापी लोकतंत्र होने लगे, देशव्यापी मतलब समर्थन होने मिलने लगे आंदोलनों को, और इनको मजबूरन क्या होना पड़ा, संघर्षरत लोकतंत्र समर्थन शक्तियों के सामने अपनी पहली बड़ी जीत हासिल हुई और राजा ज्ञानेंद्र ने बाध्य होकर संसद को बहाल किया और संसद को बहाल कर दिया फिर से वापस, और अप्रैल 2002 में भंग कर दिया था। और मोटे तौर पर अहिंसक रहे इस प्रतिरोध के नेतृत्व में सात दलों का गठबंधन सेवन पार्टी अलायंस हुआ। माओवादियों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया, माओवादियों ने और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने 7 पार्टियों पर क्या किया, अलायंस किया, 7 नई पार्टियां बनी। नेपाल में लोकतंत्र की
आदम अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। जो एक वजूद मिलना चाहिए था लोकतंत्र को, अभी नेपाल में स्थापित नहीं हुआ था। फिलहाल नेपाल ने अपने इतिहास में एक अद्वितीय दौर से गुजर रहा था, क्योंकि वहाँ संविधान सभा के गठन की दिशा में कदम उठाए जा रहे थे। यहाँ संविधान सभा में नेपाल की संविधान लिखेगी। नेपाल में कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि आलंकारिक अर्थ में राजा का पद कायम रखना जरूरी है, ताकि नेपाल में अतीत से जुड़ा रहे। कुछ लोगों का मानना है ये कि नेपाल में आज भी राजा का पद होना चाहिए, ताकि इतिहास हमको हमेशा अपना याद रहे। माओवादियों समूहों ने सशस्त्र संघर्ष की राह छोड़ देने की बात मान ली है, और माओवादी चाहते हैं कि संविधान की मूलगामी सामाजिक, आर्थिक और पुनर्रचनाओं का कार्य में शामिल किया जाए। जो भी है, सामाजिक आर्थिक पुनर्रचनाओं के काम किया जाए। 7 दलों के गठबंधन में शामिल हर एक दल यह बात स्वीकार है कि ऐसा नहीं लगता कि माओवादी और कुछ अन्य राजनीतिक समूह भारत की सरकार और नेपाल के भविष्य के भारतीय सरकार की भूमिका को लेकर बहुत संकेत हैं। तो आज भी अगर बोला जाए तो भारत सरकार की बात को लेकर कभी कभी माओवादी या कुछ अन्य दल जो 7 अलायंस से कभी कभी संकेत रहते हैं। जैसे आजकल बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है किसको लेकर, भारत और नेपाल को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है। काला पानी जो भारत ने हमको दे दिया था और नेपाल ने हमको पहले मतलब अलर्ट हो चुका था, अब उस पर अपना दावा ठोकता है। नया मैप डाउनलोड किया, नया मैप उसने बनाया जिसमें उसने उस क्षेत्र को अपना बताया। तो इस तरह से ही कह सकते हैं कि अलग अलग विवाद चले जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारे योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था, उस बयान पर क्या किया, उस बयान पर खड़ग प्रसाद ओली ने, केपी ओली ने भी एक बयान जारी किया कि भैया अपना देखो, हमारे में मत ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो। तो मतलब क्या कहा जाता है, सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर नेपाल भी अब कटने लगा है धीरे धीरे। कारण क्या है, डिप्लोमेटिक रिलेशन हो सकते हैं, उन डिप्लोमेटिक रिलेशन के बारे में हम अलग से जान सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि सभी की स्टडी चलती रहे। धन्यवाद। अगर आप, हाँ, उससे पहले एक बात और, अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप